यस हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं गणित को। गणित शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज आप इसको कंसीडर करें एज अ मॉक टेस्ट की तरह। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे और एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपका टोटल स्कोर यहाँ पर क्या रहा है। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका कंप्लीट CDP का कोर्स अवेलेबल है MP टेट एंड रीड के लिए। तो यदि आप CDP का कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर। इस पर संपर्क करके आप सारी जानकारी कोर्स से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। नया बैच जो है 45 डेज का, वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है तब तक आप सभी अपना एनरोलमेंट उसके अंदर करवा सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से आपका EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन का भी MP टेट एंड रीड दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो आप इस कोर्स को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपका गणित शिक्षण शास्त्र यानी कि मैथ्स पेडागोजी का कोर्स भी अवेलेबल है। जस्ट ₹99 में आप कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी के कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। संस्कृत की डेली आपकी फ्री क्लासेस चल रही है वेबसाइट पर, तो डेली आप वेबसाइट को एक बार से ज़रूर विजिट कर लें। संस्कृत की क्लासेस आपकी वहाँ पर होती है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, राइट। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि बताइए गणित को पढ़ाने में जो डिडक्टिव विधि के उपयोग में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपसे डिडक्टिविज्म की बात की गई है, डिडक्टिव विधि की बात की गई है, यानी कि निगमन विधि की बात की गई है। जब आप निगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो आप उसमें कौन से टीचिंग मैक्सिम्स का प्रयोग करते हैं। क्या आप अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं क्या, या ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। विशिष्ट से सामान्य तर्क की कार्रवाई की जाती है या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर आप आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास दो विधियां होती है। एक हमारी होती है आगमन विधि और दूसरी होती है हमारी निगमन विधि। अब हमें पता है कि जब भी हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो पहले बच्चा विशिष्ट चीज़ों को सीखता है, लाइक वो पहले एग्जाम्पल वगैरह सीख लेता है। उसके बाद सूत्र, जो सामान्य सूत्र वगैरह होते हैं, उनको समझने की कोशिश करता है। और इसी का जस्ट वाइस वर्सा हम लोग निगमन में बोल सकते हैं कि निगमन में बच्चा जो है पहले क्या करता है, सूत्रों को पढ़ता है, रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ों को पढ़ता है और उसके बाद वो क्या है, उदाहरण पर मूव करता है। तो ये कैसे चला जाता है, ये चला जाता है सामान्य से विशेष तक की प्रक्रिया की ओर या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते थे क्या कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आंसर करेंगे कि आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं होता है, उच्च और सार गणित सीखने की तैयारी। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना, समस्या को सुलझाने और समस्याग्रस्त कौशल को बढ़ावा देना और तार्किक सोच को यहाँ पर बढ़ावा देना। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि क्या NCF के अकॉर्डिंग जो है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उच्च और सार गणित सीखने की तैयारी। मतलब गणित को आप ऐसे सिखा रहे कि बच्चा बस चीज़ों को रट ले, तो ये गणित पढ़ाने का उद्देश्य यहाँ पर नहीं हो सकता है। बाकी बच्चा जो है रियल लाइफ से उस चीज़ को कनेक्ट करते हुए पढ़ेगा तो ये हो सकता है। समस्या को सुलझाने और समस्याग्रस्त कौशल को एक बोल सकते हैं ना कि बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यहाँ पर सीख रहा है, उसकी स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो रही है, तो ये भी बिल्कुल राइट होगा। और बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आंसर हम लोग करके आएंगे कि क्या उद्देश्य नहीं है, तो उच्च और सार गणित सीखने की तैयारी इसका उद्देश्य यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इस तरीके का जो टॉपिक है, हमने कल ही प्रिपेयर किया था कि रैखिक अभिव्यक्ति के अलावा मनाया जाने वाला एक बहुत ही सामान्य त्रुटि होती है 5y + 3 = 8y। इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाती है। मतलब बच्चे ने क्या करा है, 5y में जब 3 को जोड़ा तो उसने आंसर यहाँ पर क्या कर दिया, 8y कर दिया, जबकि ये वाला भिन्न बिल्कुल अलग है और ये वाला पद बिल्कुल अलग है। तो इसका कोई आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता था, ये खुद ही एक यहाँ पर आंसर है। तो बच्चे ने अगर इसको जोड़कर 8y बता दिया है तो ये किस प्रकार की त्रुटि है, लिपिकीय त्रुटि, अवधारणात्मक त्रुटि, प्रक्रियात्मक त्रुटि या फिर लापरवाही। देखो ये लापरवाही नहीं है, बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही नहीं बना है। उसने देखा कि 5y + x + 3 भी जोड़ता तो शायद वो 5 और 1 6 और 1 7 y करके आ जाता या फिर x करके आ जाता। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि अवधारणात्मक त्रुटि यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। NCF 2005 के विजन स्टेटमेंट के अनुसार स्कूली गणित एक स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे
मतलब स्कूली गणित बच्चों को कब समझ नहीं आती या वो कब एक अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, जब बच्चे जो है गणित सीखना पसंद करते हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप में देखते हैं, सार्थक समस्याओं का समाधान और हल या फिर सूत्र और एल्गोरिदम को याद करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, विजन स्टेटमेंट के अनुसार एनसीएफ 2005 जो गणित को लेकर अपनी व्याख्या देता है, उनके अनुसार स्कूली गणित जब कब स्थिति में नहीं होगी, जब बच्चे क्या कर रहे होंगे, सूत्र एल्गोरिदम वगैरह को याद कर रहे होंगे, मतलब चीज़ों को रट रहे होंगे, रोट लर्निंग वहाँ पर प्रयोग की होगी, जस्ट रट लिया। लाइक वृत्त का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, आयत का हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो जिस बच्चे यदि चीज़ों को रट रहे हैं ना, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो उनके फिर आगे कुछ काम नहीं आएगी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। करेक्ट बात है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये बोल रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित करी। अब टीचर बच्चों को क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय बता रहा है, तो उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली वो नहीं बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, नहीं बताया, उन्होंने बच्चों को दी एक एक शीट। सभी बच्चों के पास एक शीट वितरित की गई है, त्रिकोण तैयार किए गए थे, बच्चों ने उस शीट से त्रिकोण को रेडी किया है ना, ट्रायंगल रेडी किया, और बच्चे को एक एक त्रिकोण के पक्षों के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा। बच्चों ने शीट से क्या करे, इस तरीके से हमारे ट्रायंगल बनाए। अब यहाँ पर उनको संबंध बताने के लिए कहा गया, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें तो सिर्फ इतना सा बताना था कि बताइए ये आगमनात्मक विधि है, कटौती विधि है, व्याख्यान विधि है या फिर प्रयोगशाला पद्धति है। तो हमें पता है कि टीचर क्या कर रहा है, पहले उदाहरण दे रहा है और बाद में जब बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद उनको सूत्र बताया जाएगा कि देखो पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉर्मूला यहाँ पर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये आगमन विधि का प्रयोग हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, आगमन विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। पांचों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। अगले 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करना। दूसरा है कक्ष प्रबंधन में प्रवीणता विकसित करने की शिक्षकों की सहायता करें। ठीक है, हमसे यहाँ पर रिमेडियल टीचिंग के बारे में पूछा गया है। तीसरा है कि छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को रिकॉर्ड करने में शिक्षक की मदद करता है उपचारात्मक शिक्षण। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमें दिया हुआ है, हेडमास्टर को संतुष्ट करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त कक्षाएं लेने में मदद करें। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट नहीं हो सकता कि हेडमास्टर को मदद मिलेगी इसकी वजह से, ताकि टीचर जो है अतिरिक्त कक्षाएं यहाँ पर ले पाए। छात्रों की सीखने की कठिनाई का रिकॉर्ड रखना भी उपचारात्मक शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि सी स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। कक्ष प्रबंधन में प्रवीणता विकसित करने में शिक्षकों की सहायता देंगे, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करना। बच्चों को जितनी भी समस्याएं आ रही है उनको दूर करने में मदद करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसी तरीके से हमारा बोल सकते हैं एक शिक्षण और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक टेस्ट जो होता है, यानी कि जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है, वो कब लिया जाता है, जब बच्चों की हमें कमजोरियों का पता लगाना होता है या फिर किसी ऐसी चीज़ का पता लगाना जिसकी वजह से बच्चा अपनी प्रगति नहीं कर पा रहा है। राइट, तो वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, वो सारा हमारा डायग्नोसिस टीचिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे निदानात्मक शिक्षण के अंदर आ जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं, अच्छे से डिस्प्ले होगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमसे ये बोल रहा था कि बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। बच्चों को जब गणित की शिक्षा दी जाती है ना, उसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, संख्यानात्मक कौशल का विकास करना, समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाना, विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रयोग करना है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। एनसीएफ के अनुसार बच्चों को गणित शिक्षा देने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो हमें पता है कि बच्चों की सोच का हमें क्या करना होता है, गणितीकरण करना होता है, ताकि बच्चे उस रूप में यहाँ पर सोच पाए। तो हम लोग करेक्ट आंसर क्या करके आएंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों के विचार प्रक्रिया, यानी कि बच्चों की थॉट प्रोसेस उस हिसाब से होनी चाहिए जहाँ पर वो गणित का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसको अच्छे से अप्लाई कर पाए। राइट, तो हम लोग करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले आपका एक सेशन भी हुआ था मैथ्स में, जिसमें हम लोगों ने पूरा एनसीएफ को कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, जिसमें आपको पूरी चीज़ें बताई गई थी कि बच्चों का सोच का गणितीकरण, मैथमेटिक्स का कैसे बच्चों को समझाया जाए, कैसे उनके विचारों में उनके विचारों का किस प्रकार से गणितीकरण किया जाए। तो आप यदि देखना चाहें तो मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर पूरा एनसीएफ का थ्योरी सेशन विद क्विज आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे जितने भी एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है हम एक बार पहले भी एनसीएफ के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करना,
दूसरा ऑप्शन है कक्षा कक्ष प्रबंधन में प्रवीणता विकसित करने में शिक्षकों की सहायता करना। तीसरा है छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को रिकॉर्ड करने में शिक्षकों की मदद करना। और अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी कर ही चुके हैं, हमें पता था कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करना ही उपचारात्मक शिक्षण का यहाँ पर उद्देश्य होता है। ठीक है, ना हेडमास्टर, ना रिकॉर्ड करना और ना बच्चों के अंदर प्रवीणता लेकर आना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें तो गणित में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए, मतलब वही उनका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए, अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में अंतराल जानने के लिए, या फिर माता पिता को प्रतिक्रिया देने के लिए। तो अब हमें पता है, जब हम लोग रिमीडियल टीचिंग के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने डायग्नोसिस टीचिंग के बारे में भी देखा था कि जो डायग्नोसिस टीचिंग होती है वो क्या करती है, बच्चों को कोई समस्या आ रही है ना, तो उसका पता लगाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों की समझ में अंतराल जानने के लिए हम लोग यहाँ पर नैदानिक परीक्षण का, डायग्नोसिस टीचिंग का प्रयोग करते हैं। यानी कि बच्चों की समझ में अंतराल आ जाना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे। मान लो हम लोग बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाए, सेकंड करवाए, लेकिन बच्चा अभी फर्स्ट चैप्टर को भी अच्छे से नहीं समझ पाए, तो वो आगे जाकर कहीं ना कहीं उसके अंदर ये दिक्कत होगी कि वो किसी भी चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे आखिर ये दिक्कत बच्चे के अंदर क्यों हो रही है, तो वो किसके माध्यम से की जा सकती है, वो नैदानिक परीक्षण के माध्यम से करी जा सकती है। करेक्ट बात है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के छात्रों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब गणित में बच्चों को यहाँ पर मौखिक कार्य करवाए जा रहे हैं, तो उसकी विशेषता क्या है, ये मानसिक क्रिया को विकसित करेगा, समय की बचत करेगा, कागज कलम की आवश्यकता होगी नहीं तो पेज यूज़ होंगे ही नहीं, पेज यूज़ होंगे ही नहीं तो 1 हमारे बच जाएंगे। क्या ये एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है क्या, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने में बच्चों सक्षम होते हैं, तो बच्चों को मौखिक रूप से हल करवाइए। देखो सबसे राइट आंसर या सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हम बच्चों की जो मानसिक क्रिया है उसको विकसित करने में बच्चों की मदद करता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पर करके आएंगे ऑप्शन नंबर 1, ये मानसिक क्रिया को विकसित करने का कार्य यहाँ पर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, आंसर करेंगे। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ लीजिए और फिर आंसर करिए। पूर्णांक की एक जोड़ी लिखें जिसका योग एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक की आपको एक ऐसी जोड़ी लिखनी है, आपको पता है पूर्णांक हमारे 0 से शुरू होते हैं, राइट। अब हमसे ये पूछा गया है कि एक ऐसा पेयर आपको बताना है जिसका योग आपको आंसर जो है ऋणात्मक ही आएगा। अब हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि उपरोक्त प्रश्न किस टाइप का है। यदि बच्चों को कक्षा 6 में इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते तो क्या ये चिंतनशील प्रश्न है, ये बहुविषयक प्रश्न है, ये ओपन एंडेड प्रश्न है, या फिर ये क्लोज एंडेड प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो कई सारे आंसर हो सकते हैं, बच्चा किसको भी किसी में जोड़कर, -5 को -4 में जोड़कर वापस से आंसर -9 लेकर आ सकता है, -6 को -4 में जोड़कर -10 लेकर आ सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक प्रश्न के कई सारे आंसर हो सकते हैं। जब एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि खुले विचारों वाले प्रश्न, राइट। खुले विचारों वाले प्रश्न है। अगर बच्चे से पूछा जाता कि बताइए 5 + 4 क्या होता है, तो 9 होता है, या फिर -5 - 4 क्या होता है, तो -9 होता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसका सिर्फ एक ही आंसर होता, तो ये होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, राइट। क्लोज एंडेड क्वेश्चन इन्हें बोलते हैं, यानी कि बंद प्रश्न इन्हें बोल सकते हैं, बंद प्रकार के प्रश्न हम लोग इन्हें बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न के कई सारे आंसर हो सकते हैं, बच्चा हजारों आंसर इसके दे सकता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लाइक चिंतनशील प्रश्न और इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो ओपन एंडेड प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है, बल्कि उचित स्पष्टीकरण के साथ विस्तृत उत्तर की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए नए विचारों की खोज करने और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने में छात्रों की मदद करने हेतु उपयोगी उपकरण यहाँ पर साबित हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न उत्तरदाताओं को उनकी व्याख्या के अनुसार जवाब देने की जबरदस्त स्वतंत्रता, मतलब बच्चे अपने सोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड प्रश्न उत्तरदाताओं को अपने शब्दों में उत्तर देने की अनुमति देता है, लाइक जैसा वो सोचते हैं वैसा वो आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदे होंगे, इसका उपयोग किसी विषय या विषय के आत्मचिंतन को समझने के लिए किया जाता है। चेकलिस्ट, रैंकिंग ऑर्डर, वैकल्पिक प्रतिक्रियाएं और अन्य प्रकार की जो सेल्फ रेटिंग होती है उसको आप ओपन एंडेड प्रश्नों के माध्यम से पूरा कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया था थ्योरी के अंदर, ऐसा कैसे पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपका
प्रश्न बना के पूछ लिया गया, इसलिए थ्योरी को कभी भी स्किप नहीं करना, थ्योरी को पढ़ते हुए जाना। एज इट इज़ ये का यही प्रश्न बनाकर एग्जाम में पूछ लिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज एंडेड प्रश्न की। तो क्लोज एंडेड या बंद प्रश्न क्या होते हैं? ये एक शिक्षार्थी को संभावित उत्तरों की एक सीमित सूची में से एक उत्तर चुनने की अनुमति देते हैं। वे उत्तरदाताओं के साथ साथ शोधकर्ताओं के लिए भी आसान और तेज हो जाते हैं। मैंने आपसे पूछ लिया, जल्दी से बताओ 5 + 4 क्या होता है? 9। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 12 × 2 कितना होता है? 24 होता है। अगले प्रश्न पर बढ़िए। तो ये मेरे लिए भी बहुत आसान होगा और आपके लिए भी जवाब देना बहुत आसान होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं। अगला जो टाइप होता है वो होता है चिंतनशील प्रश्न, राइट। अब ये क्या होते हैं? यह वह प्रश्न है जो हम किसी भी को भी प्रश्न पूछते हैं जो एक छात्र को यह बताता है कि उसने क्या व कैसे सीखा है, मतलब उसके बारे में जो आप सोच रहे हैं ना उसके बारे में जानकारी यदि आपको दे रहा है तो वो चिंतनशील प्रश्न कहलाएगा। ठीक है, अब आपने इसको एक देखा होगा, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग या कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन के नाम से आपने इसको सुना होगा सीडीपी के अंदर। कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन के नाम से, यानी कि आप जो सोच रहे हैं ना उसका संज्ञान लेना। ठीक है, आपने जो सोचा उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों सोचा, राइट। तो संज्ञान का संज्ञान लेना है, फिर कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन के नाम से इसको आप जानते हैं। चिंतनशील प्रभावशाली एक ऐसी तकनीक है या फिर एक ऐसी टेक्निक हो सकती है जिसमें सलाहकार शुरुआत में प्रोत्साहित करने और उसके अभ्यास पर चर्चा करने और विश्लेषण करने हेतु निर्मित प्रश्न पूछता है कि आप यदि ऐसा करेंगे, फिर वो सोचेगा कि आखिर ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर चिंतनशील कहलाता है। तो चिंतनशील प्रश्न अक्सर जो होते हैं मध्य संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करते हैं, अन्यथा हम जो सोचते और सीखते हैं उसके बारे में चिंतन के रूप में आप इसे जान सकते हैं। मतलब आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, आपने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपने सॉल्व करने के 10 नए तरीके निकाले। अब आप उन 10 नए तरीकों के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ये तरीके मेरे माइंड में क्यों आए, कैसे आए। यदि आप उसके बारे में सोच रहे हो ना तो उसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं चिंतनशील प्रश्न, है ना, करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। आप अपना स्कोर ज़रूर से काउंट करते रहें और एक बार से कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। ठीक है, अभी सारे प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा एनालिसिस करके। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? हम लोग बच्चों को मनी के बारे में, मुद्रा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, मॉडल का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों को जब मुद्रा कौशल विकसित किया जाता है बच्चों के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बोला जाता है कि आप क्या करिए, भूमिका का निर्वाह करिए, यानी कि क्या करिए, रोल प्ले करिए। मान लो हम बच्चों से एक्टिविटी करवा रहे कि राजू और श्याम 2 बच्चे उठकर आ जाइए, अब आप इसको 10 रुपये देंगे, आपने से 5 रुपये का सामान लिया, बदले में आप इसको कितना रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से यदि हम लोग भूमिका निर्वाह करके बच्चों को बेसिक यदि मुद्रा की जानकारी देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बच्चों को भूमिका निर्वाह के माध्यम से बच्चे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, देखते हैं क्या इस प्रश्न के अंदर है। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने के लिए कहा कि बताइए 48 का जब 4 में गुणा किया जाएगा तो क्या बचेगा। तो हमें पता है कि 48 का जब 4 में गुणा किया जाता है तो आंसर हमारा 192 आता है। ठीक है, लेकिन हमको तो करना नहीं था, वो तो बच्चे को करना था। उनके छात्रों में से एक ने मौखिक रूप से हल किया कि 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले क्या करें, 48 में 48 को जोड़ ले, तो 48 को 48 में जोड़ने पर आएगा 96 और इसी में वापस से 96 को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमारा 192 आंसर यहाँ पर आ सकता है। इस प्रकार उत्तर उस बच्चे का बना 192। वैसे तो ये प्रोसेस कोई गलत नहीं है, लेकिन उसने गुणा करने की रणनीति के बारे में क्या सोचा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मतलब बच्चों ने इस प्रकार से गुणा क्यों किया, जबकि उसको बोला गया था कि गुणा करना और बच्चे ने जोड़ जोड़ कर आंसर ले आया। तो उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझ लिया है। बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान और एल्गोरिदम मान प्रयोग करना था। उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई है या फिर दी गई समस्या गुणा समस्या और योग की समस्या नहीं है। तो आपने समझा कि जब बच्चे को हमने बोला कि बेटा 48 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, तो बच्चे ने 48 + 48 96 को जोड़ दिया और उसको पता था कि 4 पेयर 2 पेयर और ऐसे ही बना लिया 48 + 48 के, तो वापस से 96 आ जाएगा। तो उसने डायरेक्टली क्या करा, 96 को 96 में जोड़कर 192 192 आंसर लेकर आ गया। मतलब उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझ लिया है। इस तरीके से उस टेक्निक का प्रयोग बच्चे के द्वारा किया गया। ये विधि कोई गलत नहीं है, लेकिन उसने गुणा का सॉल्व करने के लिए योग का प्रयोग किया है, एडिशन का प्रयोग किया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से
सबसे अधिक आवश्यक यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, यदि हम बच्चों के अंदर बोल सकते हैं कि गणित शिक्षण बच्चों का करवा रहे, बच्चे गणित अधिगम कर रहे हैं, तो सबसे अधिक आवश्यक क्या है, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, देख लेते हैं चारों ऑप्शन। दूसरा है सभी सूत्रों को याद करना, तो शायद तो नहीं हो सकता है, बट फिर भी देख लेते हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना, बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक समस्या को कई बार हल करना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके निकालना ही आपका क्या होगा, गणित अधिगम। सबसे अति आवश्यक है हमारे गणित अधिगम के लिए, है ना। चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवश्यक क्या है। आई थिंक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या कहलाती है। मतलब हम बच्चों से यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी बेस्ड अधिगम बच्चों को यहाँ पर करवा रहे हैं, तो क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है। जब बच्चों से इंक्वायरी बेस्ड चीज़ें हो रही है, इंक्वायरी बेस्ड अध्ययन करवाया जा रहा है, तो ये कोलाहलपूर्ण बच्चे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बातचीत इसके अंदर करेंगे। सेकेंड है, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में बच्चे की मदद करेगी। और ऑप्शन नंबर डी है, को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाता है जो कि उत्तर देने में असमर्थ है। तो हमें पता है कि गणित में जब इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग या इंक्वायरी बेस्ड अधिगम बच्चों का करवाया जाता है, पूछताछ रणनीति का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में, क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चों की मदद यहाँ पर इसके माध्यम से, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से या पूछताछ अधिगम के माध्यम से हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। गणित में की गई गतिविधियां क्या करती है, बच्चों को शारीरिक रूप से तैयार करती है क्या। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को अवधारणा रखने में मदद करती है, अवधारणा जो भी कॉन्सेप्ट है उनको याद रखने में मदद करेगी, छात्रों को तेजी से गणना करने के योग्य बनाती है, या फिर छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। तो बच्चे जब इस प्रकार की गणितीय अवधारणाओं को सीखते हैं तो कोई फिजिकल एक्टिविटी तो बच्चे करेंगे नहीं, राइट। तो पहला ऑप्शन हमारा शारीरिक गतिविधि वाला गलत हो गया। अगर मानसिक होता तो फिर भी हम लोग राइट आंसर करके आ जाते, लेकिन शारीरिक है, फिजिकल एक्टिविटी गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा, छात्रों को अवधारणा को याद रखने की बात हो रही है, बच्चे कभी भी चीज़ों को याद नहीं रखते, वो समझते हैं, तो ये समझना होता तो करेक्ट हो सकता था। तेजी से गणना करने के योग्य बनाएगी, नहीं। अगला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि क्या हो सकती है। रेखा गणित में आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण विधि, किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो जब बच्चों को रेखा गणित सिखाया जाता है तो हम लोग यहाँ पर बच्चों को प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके सिखा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आप प्रदर्शन विधि का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है। एक होता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, जो कि उपलब्धि परीक्षण है, और दूसरा होता है नैदानिक परीक्षण यानी कि डायग्नोसिस टेस्ट। अब आपको पता है कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो बच्चों के प्रदर्शन की जानकारी आपको देता है, बच्चों के प्रदर्शन के बारे में आपको पता चलता है। और जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है वो बच्चों की कमजोरियों के बारे में हमें बताता है कि बच्चों में क्या क्या कमजोरियां हैं, मतलब बच्चे किस चीज़ में वीक पड़ रहे हैं, उनके अंदर दिक्कत क्या है। फिर इसको पता करके हम लोग उसका क्या करेंगे, रिमीडियल यहाँ पर करते हैं, यानी कि उसका उपचार यहाँ पर किया जाता है। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों में अलग अलग है, एक उसके प्रदर्शन की जांच करेगा और एक उसकी कमजोरियों की जांच करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 1। इन दोनों में डिफरेंस है उद्देश्यों का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास हो सकता है, आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषिक सोच का, या फिर इन सभी का। तो जब बच्चा गणित का अध्ययन करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, डेफिनेटली होगा, तार्किक सोच भी और एनालिटिकल थिंकिंग भी बच्चे की डेवलप होगी, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग तीनों का विकास होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर यहाँ पर गलत लिखे हुए, लेकिन आंसर आप सही करेंगे। इन सभी का विकास यहाँ पर होता है, तीनों ही चीज़ों का विकास होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे कारण नहीं माना जाता है। बच्चा यदि गणित से डर रहा है, जैसे कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर गणित का भूत होता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरते, तो उसको हटाने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो कौन सा एक रीज़न नहीं हो सकता है? प्रतीकात्मक सोच, संकेत का होना, गणित की संरचना, ठीक है। तीसरा है लैंगिक भेदभाव या फिर कक्षा कक्ष के अनुभव। तो देखो, लैंगिक भेदभाव कभी भी ऐसा नहीं कि लड़कियां गणित से ज़्यादा डरती है या फिर लड़के गणित से कम डरते हैं। ये लैंगिक भेदभाव तो हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर सी। बाकी प्रतीकात्मक संकेत, बच्चों को संकेत समझ नहीं आ रहे, ये एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है। बच्चा पाई, साई और इन सब में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है, बच्चे को गणित की संरचना, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही कक्षा कक्ष के जो अनुभव उस बच्चे के लिए अच्छे नहीं है, इसकी वजह से वो गणित से डर रहा है। 3 रीजन हो सकते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी साथ के साथ हम लोग कंप्लीट करके देखते हैं। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि एक सिक्के को जो है 10 बार उछाला जाता है। ठीक है, हमने एक सिक्का लिया, हेड और टेल उस पर आते हैं, यानी कि चित्त और पट उस पर आते हैं। अब हमने उसको 10 बार उछाला, अब उस पर रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकला। 10 रिजल्ट निकलेंगे, हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल और हेड। अब हमें बताना है कि चित्त यानी कि हेड को प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। तो अब आप हेड गिन लीजिए, टोटल हेड कितने? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल हमारे पास हेड है 6, और टोटल आउटकम कितने हैं, मतलब टोटल कितनी बार ये उछाला गया था। तो आपको पता है कि 7 8 9 और 10 बार उछाला गया था। यहाँ पर भी आपको दिया और आउटकम भी टोटल 10 है। तो जितने केसेस बनते हैं डिवाइड बाय आप कर देंगे कि टोटल कितने केसेस हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कट करके देख लीजिए, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में हमें 6/10 तो नहीं दिख रहा है, यानी कि ये 2 से कट सकता है, 2 3 6 और 2 5 10। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? 3/5। यानी कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका सूत्र ये होता है कि जितने आपके टोटल आउटकम होंगे उसका आप कर देंगे जितने आपने रिजल्ट निकालने हैं, जितने आपकी संभावना है। ठीक है, संभावना, जितनी आपकी संभावना बनेगी और जितने आपके टोटल आउटकम रहेंगे, जितनी बार आपने उसको उछाला होगा, टोटल जितने केसेस आपने यहाँ पर यूज़ किए। तो आपने 10 केस का प्रयोग किया जिसमें से आपके 6 बार हेड आया है। ठीक है, तो ये आपके हेड आने की संभावना हो गई। इसी प्रकार आपका यदि पूछ लिया जाता कि टेल आने की संभावना क्या रहती, तो आप इसमें से 1 में से माइनस कर सकते थे 2/5, या फिर आप टोटल काउंट कर लेते कि टेल के केस कितने हैं। तो टेल के केस यहाँ पर हमारा 1 2 3 और 4 बचेंगे, तो 4/10 यानी कि 2/5। ऐसे भी आप कर सकते थे कि टोटल पट आने की प्रायिकता जो है 2/5 है और हेड चित्त आने की प्रायिकता हमारी 3/5 है। ठीक है, 3/5 और 2/5 दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर एक ही आएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ही होती है। ठीक है, ये भी आपसे परिभाषा में भी पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है। आंसर आप लोग यहाँ पर क्या करके आएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3/5। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। ये परसेंटेज से संबंधित प्रश्न है। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिला हैं। अब हमें इतना सा बता दिया कि बैठक में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से 4/25 जो है ये आपको भिन्न के रूप में बताया गया है कि 4/25 महिलाएं। हमें निकालना क्या था कि ये सदस्यों का कितना प्रतिशत है। तो टोटल हम लोग मान ले कि 100 थे, तो ये टोटल आपको परसेंट में ही काउंट करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर परसेंट लगा देंगे। परसेंट लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। जब हमें इसे काटेंगे तो 25 चौक कितना हो जाता है? 100, यानी कि 4 × 4 आपका आंसर होगा, यानी कि 16% महिलाएं, और रिमेनिंग जितने भी 100 में से घटाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16% यहाँ पर उस बैठक के अंदर महिलाएं हैं। ठीक है, और 21/25 आपके कितने हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे, यानी कि 84% आपके पुरुष हो जाएंगे। ओके, तो अभी सिर्फ महिला का पूछा था। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25% की वृद्धि तथा 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? आप चाहे तो पहले ऑप्शन देख सकते हैं ताकि आप भी साथ के साथ इसको सॉल्व कर पाएँ। ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो कहाँ गया प्रश्न? हमसे पूछा गया था कि 25% की वृद्धि करना है और 20% की कमी करना है। ठीक है, तो आप जैसे फॉर्मूला के थ्रू यदि सॉल्व करते हैं कि 25% की वृद्धि कर दी, 20% की कमी कर दी, और यहाँ पर आप 25 × 20/100 करते। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। जब भी कमी करना होती है तो माइनस करते हैं, और जब भी वृद्धि करना होती है तो उसको प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 25 से आप इसको कट कर सकते हैं 4 बार, और 4 से 20 कट जाएगा आपका 5 बार। तो आपका यहाँ पर आप काउंट करके देख सकते हैं कि 25 में से 20 गए तो 5, और ये माइनस के 5
5 यानी कि 0, यानी कि कोई परिवर्तन, 0% यानी कि कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। ये तो हो गई ट्रिक की बात। लेकिन यदि आप इसको विधि के थ्रू भी सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब हमको बोला गया था कि लंबाई में क्या करनी है, 25% की वृद्धि करनी है और चौड़ाई में करनी है 20% की कमी। 25% यानी कि लंबाई में 25/100 कर दिया, 125/100 हो गया 25% की वृद्धि, और 100 में हम लोग वृद्धि करेंगे तो 125/100। और चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमें चौड़ाई के अंदर क्या करना है, 20% की कमी करना है, यानी कि 100 में से 20 गए, परसेंट हमेशा 100 होता है, 100 में से 20 गए तो कितना बचेगा, 80, यानी कि 80/100 हम लोग इसको कर देंगे। अब इसको हम लोग काटते हैं, यानी कि कट करते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 5 125 और 25 चौक 100, और 4 से आप यदि इसको काटेंगे तो 20 टाइम ये कट जाएगा, 4 दूना 8 20, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, और 5 से 5 कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा, कुछ नहीं बचा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा का वैसा ही आपका यहाँ पर L है और यहाँ पर आपका था C, क्योंकि C में 20% की कमी करी थी, तो वापस आंसर आपका क्या आ जाएगा, L इंटू सी बराबर L इंटू सी, यानी कि कोई परिवर्तन आपने नहीं किया। यदि आप 25% घटा रहे हैं और फिर चौड़ाई में 20% कम कर रहे हैं तो आपका क्षेत्रफल वो ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे और आंसर करेंगे। क्या आंसर यहाँ पर बन रहा है, आप आंसर करिए, तब तक मैं पूरा प्रश्न पढ़ देती हूँ। कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि 2 अंकों वाली संख्या के दहाई के स्थान का अंक जो है इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। लिख लेते हैं जो दिया हुआ है कि दहाई का जो अंक है ना वो इकाई के अंक से 3 अधिक है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि इकाई के स्थान पर अंक b है, मतलब इकाई की वैल्यू आपको दे रखी है b और ये पीछे दिया हुआ ही था 3, ठीक है। तो अब संख्या क्या होती है, तो आपको पता है जब 2 अंक की संख्या होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 10x + y का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें बता दिया गया है कि जो इकाई का जो अंक है ना उसको b आप कंसीडर करें, तो ये हो जाएगा आपका 10x + b। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये करना था कि आपको दहाई के अंक की भी वैल्यू दे रखी है, तो ये आपका जो होता है x जो है ये आपका दहाई का अंक है, ठीक है। तो अब दहाई के अंक की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि 10x की जगह हमने रख लिया b + 3 और ये आपका पीछे का b। ये इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करी, दहाई की यहाँ पर वैल्यू रख ली। तो 10b का कितना हो जाएगा, ये 10 का b में गुणा करेंगे 10b और 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 10 या 30, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है और पीछे आपका b तो चल ही रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10b में 1b जोड़ेंगे तो 11b हो जाएगा और पीछे क्या बचा आपका 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना था, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 11b + 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं, आपको ये दिया गया था कि जो दहाई की जो वैल्यू है वो इकाई की वैल्यू से 3 अधिक है, ये पहली लाइन में दिया हुआ था। और आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको 3 अंक की संख्या रिप्रेजेंट करनी हो तो आप और कुछ शब्द ले लीजिए, 100³ + 10x + y। इस तरीके से 3 अंकों की संख्या, इसी तरीके से 4 5 6 अंकों की संख्या भी आप बना सकते हैं। तो अभी हमें करना था 10x + y। y को इन्होंने बोला है कि आप इसको क्या कंसीडर करिए, इकाई के अंक को b कंसीडर करिए, तो ये बन जाएगा 10x + b। और x की वैल्यू यानी कि दहाई के अंक की वैल्यू आपको दे रखी थी कि ये इकाई के अंक से 3 अधिक है, 10 बाहर है इसी और इकाई के अंक से 3 अधिक करना है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 10 × 3 30, तो ये आपका 30 तो यहाँ पर बन गया, और 10b + b 11b, यानी कि 11b + 30 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसमें राशियाँ व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। चाल और तय की गई दूरी और टैक्सी का किराया, तय की गई दूरी और लिया गया समय, या फिर चाल और लिया गया समय, ठीक है। अब आपको सिर्फ इसमें इतना सा देखना है, आपको पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी बटा समय होता है, या फिर हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी बात कर लें, इंग्लिश में भी बात कर लें, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। सिर्फ इतना सा पता करना था। अब आपको ये देखना था कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जो नीचे अपोजिट साइड में होता है, रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो चाल और दूरी तो समानुपाती हो गई, ठीक है। चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो चाल और तय की गई दूरी तो समानुपाती है, तो ये आंसर हमारा
नहीं हो सकता था। दूसरा, तय की गई दूरी और टैक्सी का किराया, जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे उतना ही किराया आपका बढ़ता जाएगा। मान लो आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आपको x रुपये लगे, आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया तो डेफिनेटली आपको 2x रुपये लगेंगे, राइट। तो ये किराया तो बढ़ता जाएगा जितनी आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ये भी समानुपाती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तय की गई दूरी और लिया गया समय, अब यहाँ पर आपको देखना है कि तय की गई दूरी और लिया गया समय कहाँ पर एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है, ये तो एक दूसरे के बटे में है, ठीक है। चाल और लिया गया समय एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, हमेशा यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, व्युत्क्रम में रहेंगे, ठीक है। तो आपका चाल और लिया गया समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रीजनिंग से संबंधित है। आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि AQ, DR, GS और इसका अगला पद क्या होगा। सॉल्व करके देखिए इसका अगला पद यहाँ पर क्या होना चाहिए। आप चाहे तो नंबर का भी यूज़ कर सकते हो, आपने यदि नंबर के थ्रू याद रखा है, या फिर ABCD के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। देखो ए के बाद डी दिया है, मतलब क्या छोड़ा इन्होंने, बी और सी को यहाँ पर स्किप कर दिया है, ठीक है। डी के बाद इन्होंने क्या छोड़ा, EF को छोड़कर जी लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, HI को छोड़कर यहाँ पर क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे। मतलब पहला पद तो हमें पता चल गया कि जे होगा, करेक्ट है। दूसरा आप देखिए QRS, इसके बाद क्या आता है, टी आता है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे और टी हो जाएगा, ठीक है। जे और टी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपने इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, यदि आपको नंबर पर अच्छी कमांड है, आपने इसके नंबर याद रख रखे हैं, लाइक ए का नंबर 1 होता है, Q का 17 होता है, डी का 4 होता है, R का 18 होगा, ठीक है, Q 17 है, और S का 19 है, G का 7 है। तो अब आप यहाँ पर नंबर काउंट कर सकते हैं, 1 4 7, तो आगे क्या आना चाहिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है नंबर के अंदर, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 17 18 19, तो आगे क्या आ जाना चाहिए, 20 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर 1 4 7 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 और 20 किसके होते हैं, J और T के होते हैं, J10 T20। इस तरीके से आई थिंक आपने याद रख रखा होगा AZ क्या होता है ना, इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, JT बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये भी रीजनिंग से संबंधित है। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि यदि 1 से 21 तक की सभी संख्याओं को जो कि 2 से विभाज्य है, अच्छा उसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो दाएं से छठे स्थान पर यानी कि राइट साइड से 6th नंबर पर क्या हो सकता है। अच्छा अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 से 21 तक जो कि 2 से विभाज्य होगी, तो 1 के बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, क्योंकि 21 तक बोला था, तो 1 से लेकर 21 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हुए। अब हमें लिखना है कि दाएं से छठे नंबर पर क्या हो सकता है। तो हमें राइट हैंड साइड से 6th नंबर को काउंट करना था, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो दाएं से छठे स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 और 6। 6th नंबर पर होगा 10, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। आरोही क्रम का मतलब होता है हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है, और इसी के अपोजिट होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये शब्द बड़ा है तो बड़े शब्द को आप क्या करेंगे, लाइक 20 सबसे बड़ा है तो 20 को पहले लिखेंगे, फिर 18 को, फिर 16 को, फिर 14 को, फिर 12 को, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमसे सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि आरोही क्रम में आप इसको अरेंज करें। तो आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए ऑलरेडी अरेंज थे, हमें क्या करना था, सिर्फ दाएं अंक से छठा नंबर फाइंड आउट करना था। तो छठा नंबर हमारा 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि यदि आप जो डॉग है उसको क्या कहते हैं, बिल्ली बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, पढ़कर भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू है उनके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बिल्ली को यदि कहा जाएगा शेर, और शेर को हम लोग बोलेंगे बेल, और बेल को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं मुर्गा, और मुर्गा जो है कॉक, जो उसको हमने यहाँ पर बोला है हाथी, और उसके बाद यहाँ पर हाथी को बोला गया है गधा। तो बताइए किसान किससे खेती करता है। तो इन सब में से किसान के काम का कौन है, किसान के काम का यहाँ पर बेल है, ठीक है। तो अब हम लोग बेल पर आ जाते हैं, कुत्ता बिल्ली, बिल्ली शेर, शेर और बेल। अब हमें पता है कि बेल खेती करता है, लेकिन बेल को इस लैंग्वेज में, ये जो कोडिंग वाली लैंग्वेज है, यहाँ पर कोड वर्ड में बोला गया मुर्गा। तो किसान किससे खेती करेगा, किसान खेती करेगा यहाँ पर मुर्गे से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वो देखकर ही समझ आ जाएगा आपको, कुत्ते को बिल्ली बोला है,
बिल्ली को शेर, शेर को बेल और बेल को मुर्गा। तो जो किसान है वो किससे खेती करेगा? किसान खेती करेगा बेल से, लेकिन बेल को हम लोग अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर मुर्गा बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 30 में से 2 क्वेश्चन वो रिपीट हो गए थे, लेकिन फिर भी आप उससे 1-1 ही काउंट कर लें अभी के लिए। तो जल्दी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर करेंगे कि कितना स्कोर आपका यहाँ पर रहा है। ओके, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 PM पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।